अच्छा, जब भी हम प्राचीन भारत के सबसे महान सम्राटों के बारे में सोचते हैं तो कौन से नाम आते हैं? जाहिर है, दो नाम तो सबसे पहले दिमाग में आते हैं। एक, मौर्य साम्राज्य की नींव रखने वाले चंद्रगुप्त मौर्य, और दूसरे, महान सुधारक अशोक। लेकिन सोचिए, इन दोनों महान शासकों के बीच में कौन था? एक बहुत बड़ा गैप है ना? करीब करीब 3 दशक का, मतलब लगभग 30 साल का। तो सवाल ये उठता है कि इतने बड़े साम्राज्य को उस दौरान कौन चला रहा था? वो थे बिंदुसार मौर्य, एक ऐसा नाम जो अक्सर इतिहास के पन्नों में कहीं खोसा जाता है। सोचिए, इस शख्स ने लगभग 28 साल तक राज किया, एक विशाल विरासत को संभाला, बड़ी बड़ी सेनाएं चलाईं, दूसरे देशों से रिश्ते बनाए। फिर भी वो अक्सर एक साइड नोट बनकर रह गए हैं। तो चलिए, आज इस भूले हुए सम्राट की कहानी को जरा करीब से देखते हैं। तो शुरू कहाँ से करें? चलिए, उनके जन्म से ही शुरू करते हैं, क्योंकि बिंदुसार की पैदाइश की जो कहानी है वो किसी मिथोलॉजिकल टेल से कम नहीं है, बिल्कुल असाधारण। तो कहानी कुछ ऐसी है। जैन कथाओं के मुताबिक चाणक्य चंद्रगुप्त को रोज खाने में थोड़ा थोड़ा जहर देते थे। क्यों? ताकि उनका शरीर जहर का आदी हो जाए और कोई दुश्मन उन्हें जहर देकर मार न सके। एक तरह की इम्यूनिटी बनाने की तरकीब थी ये। लेकिन एक दिन हुआ ये कि गर्भवती रानी ने गलती से राजा का खाना खा लिया। अब तो हड़कंप मच गया। कहते हैं चाणक्य ने फौरन एक ऑपरेशन करके बच्चे को तो बचा लिया, लेकिन जहर की एक बूंद, एक बिंदु बच्चे के माथे पर लग गई और बस यहीं से उनका नाम पड़ा बिंदुसार। अब देखिए, ये कहानी सच है या नहीं ये कहना मुश्किल है, पर एक बात तो साफ है, लोग मानते थे कि उनकी शुरुआत ही किसी आम इंसान जैसी नहीं थी। तो इस असाधारण जन्म के बाद वो शासक बने। साल था लगभग 297 BCE, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने राजगद्दी छोड़ दी और बिंदुसार के हाथों में आया एक विशाल साम्राज्य। सोचिए जरा, अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक फैला हुआ था। और शासक के तौर पर उनकी पहचान क्या थी? ये उनके एक नाम से पता चलता है। ग्रीक हिस्टोरियंस उन्हें अमित्रोखेट्स बुलाते थे। ये असल में संस्कृत शब्द अमित्रघात का ही एक वर्जन है। और अमित्रघात का मतलब क्या होता है? शत्रुओं का संहार करने वाला, स्लेयर ऑफ फोज। मतलब ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये उनकी पहचान थी। इससे पता चलता है कि उस जमाने में, यहाँ तक कि विदेशों में भी, लोग उन्हें कितना बड़ा मिलिट्री लीडर मानते थे। और ये नाम उन्होंने कमाया था, ऐसे ही नहीं मिला था। उन्होंने सिर्फ अपने पिता की विरासत को संभाला ही नहीं, बल्कि उसे और बड़ा किया। मौर्य साम्राज्य को वो दक्षिण की तरफ ले गए। उनकी सेनाएं सेंट्रल इंडिया और डेक्कन प्लेटो तक पहुंच गईं, मतलब आज के महाराष्ट्र और कर्नाटक तक मौर्य शासन फैल गया। हाँ, एकदम दक्षिण में जो चोल, चेर और पांड्य राज्य थे, उन्हें उन्होंने नहीं छेड़ा, वो आजाद ही रहे। तो एक तरफ वो एक जबरदस्त योद्धा थे, लेकिन सिर्फ एक योद्धा होना काफी नहीं होता है ना। इतने बड़े एम्पायर को चलाने के लिए एक काबिल एडमिनिस्ट्रेटर, एक कुशल शासक भी होना पड़ता है, और बिंदुसार ने ये काम भी बड़े अच्छे से किया। उनके राज में मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह था। सब कुछ एकदम सेट था। अलग अलग प्रांतों में गवर्नर्स होते थे, जिनमें उनके अपने बेटे भी शामिल थे। और मजे की बात यह है कि अशोक को भी अपना शुरुआती तजुर्बा यहीं से मिला, उज्जैन और तक्षशिला के गवर्नर के तौर पर। इसके अलावा एक जबरदस्त स्पाई नेटवर्क, एक एफिशिएंट टैक्स सिस्टम और एक बहुत बड़ी सेना, इन सब ने मिलकर साम्राज्य को मजबूती से जोड़े रखा। और बिंदुसार की नज़र सिर्फ भारत पर ही नहीं थी, उन्होंने बाहर की दुनिया से भी अच्छे रिश्ते बनाए रखे। सीरिया के सेल्यूसिड एम्पायर और इजिप्ट के टॉलेमेइक एम्पायर जैसे बड़े ग्रीक राज्यों के साथ उनकी सीधी डिप्लोमेसी थी। एक बड़ा मशहूर किस्सा है कि उन्होंने सीरिया के राजा से 3 चीजें मंगवाई थी: मीठी शराब, सूखे अंजीर और एक फिलोसोफर। ये छोटी सी बात उस दौर के ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज के बारे में कितना कुछ बता जाती है ना? सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन अब कहानी उस मोड़ पर आती है जो न सिर्फ बिंदुसार के राज के अंत को तय करेगा, बल्कि पूरे मौर्य साम्राज्य का भविष्य बदल कर रख देगा। ये कहानी है गद्दी के लिए होने वाली लड़ाई की। तो हुआ ये कि 273 BCE के आसपास बिंदुसार की मौत हो गई, और उनकी मौत के साथ ही एक पावर वैक्यूम बन गया। गद्दी के लिए उनके बेटों में एक भयानक लड़ाई छिड़ गई। एक तरफ थे सबसे बड़े बेटे सुसीमा, और दूसरी तरफ थे एक नौजवान गवर्नर अशोक। इसके बाद जो हुआ वो था 4 साल लंबा गृह युद्ध। पूरे साम्राज्य में उथल पुथल मच गई, और इस जंग में आखिर में जीत अशोक की हुई।
और असल में यही वो वजह है जो बिंदुसार के नाम पर पर्दा डाल देती है। वो सत्ता का एक पीसफुल ट्रांसफर नहीं कर पाए। उनके बाद जो खूनी जंग हुई और फिर अशोक के सम्राट बनने की जो जबरदस्त कहानी है, उस कहानी ने बिंदुसार की अपनी सारी उपलब्धियों को जैसे ढक ही लिया। तो आखिर हम बिंदुसार को कैसे देखें? क्या वो सिर्फ एक महान पिता और एक महान बेटे के बीच की एक कड़ी थे, या फिर उनके अपने राज का भी कोई मतलब था, कोई अहमियत थी? देखिए, अगर उनके काम का हिसाब किताब करें तो तस्वीर थोड़ी मिली-जुली सी है। एक तरफ उन्होंने साम्राज्य को बढ़ाया, प्रशासन को मजबूत रखा, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की, ये सब उनकी बड़ी उपलब्धियां थीं। लेकिन दूसरी तरफ वो अपने बेटों में होने वाली लड़ाई को नहीं रोक पाए और उन्होंने अशोक की तरह कोई पत्थर पर लिखे संदेश या बड़ी-बड़ी इमारतें भी नहीं छोड़ी, जो आज हमें उनकी कहानी सुनाती। लेकिन एक चीज है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, और वो है एक नंबर 28 साल। उन्होंने लगभग 3 दशकों तक राज किया। ये बहुत लंबा समय होता है। ये स्टेबिलिटी का, स्थिरता का एक लंबा दौर था। इसी दौर ने उस नींव को और मजबूत किया जिसे उनके पिता चंद्रगुप्त ने बनाया था। और शायद यही उनकी असली लेगेसी है। चंद्रगुप्त थे फाउंडर, अशोक थे रिफॉर्मर, तो बिंदुसार कौन थे? वो थे स्टेबलाइजर, वो स्तंभ, वो पिलर जिसने सब कुछ थामे रखा। उन्होंने ये पक्का किया कि अशोक को विरासत में एक ऐसा साम्राज्य मिले जो मजबूत हो, एक हो और इतना ताकतवर हो कि वो उसमें बड़े-बड़े बदलाव ला सकें। तो आखिर में ये सवाल बचता है, इतिहास अक्सर शुरू करने वालों को और सब कुछ बदल देने वालों को ही याद रखता है ना? लेकिन उनका क्या जो बीच में आते हैं, वो लोग जो उस स्ट्रक्चर को संभाले रखते हैं, जो ये पक्का करते हैं कि इमारत गिरे नहीं। क्या पता असली हीरो शायद वही होते हैं जो सब कुछ थामे रखते हैं।